अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, 12 जुलाई को बलूचिस्तान के इलाके योब में वाक़ गैरजन में दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 9 फ़ौजी जवान शहीद हो गए थे और जवाबी कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुसल्लह फ़ौज को अफ़गानिस्तान में TTP की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये उम्मीद भी जाहिर की है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस बात पर जोर भी दिया गया है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, जबकि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में हमले करके शहरियों का खून बहाने वाले दहशत गर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं और अफ़गानिस्तान हमसाया और ब्रदर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान इस तंबीह को संजीदा लेते हुए मौसर कार्रवाई करेगा और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। अपने तजियाकारों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राव खालिद साहब, रियाजुल हक साहब और जुनैरा ज़भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, दोहा मुआहिदे के तहत अफगान तालिबान की जानिब से इस बात को यकीनी बनाना था कि अफ़गान सरजमीन अमरीका और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, फिर क्या वजह है कि अफ़गान हुकूमत TTP से हमेशा लाताल्लुक़ी का इजहार करती है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की यकीन दहानी भी नहीं करवाई जाती? हमें ना बुनियादी तौर पे कोई बहुत जो मसाइल हैं हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उनको गैर जज्बाती अंदाज में देखना होगा। और ये ब्रदर अफ़गान और बाकी ठीक है, हमारे पास उनके रिफ्यूजीज़ भी हैं, हम सब कुछ है, हमने हर तरह से उनकी मदद भी की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम दो मुल्क हैं और दो मुल्कों के तौर पे जो रिलेशनशिप है वो हम उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बदकिस्मती ये है हमारी, हम वो दोस्ती भाईचारे में लगे रहे एक लेवल पे। कभी अमेरिका अगर है तो उसके लिए मुज़ाकरात हम कर रहे हैं अपने भाइयों को बचाने के लिए, जब कोई रिकगनाइज़ नहीं करता था हम रिकगनाइज़ करते थे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट्स को। तो अभी भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन अगर दो मुल्कों के तौर पे हम देखेंगे, अपनी पॉलिसी को क्लियर करेंगे, मेरा ख्याल है कल आर्मी चीफ़ का जो बयान है उससे पहले भी ISPR ने कहा था, लेकिन आर्मी चीफ़ के मुंह से कल जो खुद उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ये मज़ीद इसको आगे इस तरह से नहीं देखा जा सकता। और ख़ास तौर पे जब जोब के हमले में हम देखते हैं कि वहाँ को TTP का एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता। TTP डिसओन करती है, लोकल कमांडर उनके ओन करते हैं, लेकिन उनके जो सरबराह है TTP के वो डिसोन करते हैं और अपने लोकल कमांडर को, शायद DI खान में को उनके थे, पता नहीं क्या, उनको बरतरफ कर देते हैं। तो अफ़गान जो शहरी हैं उनका वहाँ पे पाया जाना, जो जिनको मारा गया, हलाक किया गया वहाँ पे जोब के ऑपरेशन में, तो वो बहुत एक सिग्निफिकेंट कह लें कि इशारा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है। अफ़गान गवर्नमेंट, मुल्ला हैबतुल्लाह ने हाल ही में कहा था कि हम अपने किसी बंदे को इजाज़त नहीं देंगे, वार्निंग भी दी थी, TTP के हवाले से भी वार्निंग दी थी। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जो नज़रियाती अलायंस है TTP का और अफ़गान हुकूमत का, वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है और उसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। हमदर्दी उनके अंदर मौजूद है, उन्होंने एक जंग लड़ी, बड़ी तवील जंग लड़ी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका को निकालना था, उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया, अचीव कर लिया, अपनी गवर्नमेंट उनकी वापस आ गई, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो गया दोहा के ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब क्या मसला है, उनको पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान ने तो हर कदम पे उनकी मदद की है। इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत शदीद ज़रूरत है और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की हुई है अजीबो गरीब सी, कि जो 2018 में इनको लाना चाहते थे उन्होंने ये किया और इलेक्शन में उन्होंने फिर 2018 वाले जनरलों ने उसी पार्टी को ले आए और इस तरह करके अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है। वो खुद आपके भी तो फैसिलिटेटर 2018 वाले ही थे जिन्होंने आपको इलेक्शन जितवाया था, जिसकी वजह से आज आप वज़ीर दिफा बन के तकरीरें कर रहे हैं। तो कम अज़ कम नेशनल सोच इस पर होनी चाहिए। ये एक दूसरे को ताने देने से, एक दूसरे को बुरा भला कहने से ये मसला हल नहीं होगा। 2010 में अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं TTP को कि जी पंजाब में ना हमले करें, हम तो आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो उस तरफ फवाद चौधरी साहब भी
के हवाले से कहते हैं कि जी वो वाहिद एक्सेप्टेबल लीडरशिप है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात होनी चाहिए, शख्सियात की बात नहीं होनी चाहिए, इलाकों की बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एज अ स्टेट बैठ के बात करनी चाहिए और बड़ी संजीदगी से इस दहशत गर्दी के मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका जो पाकिस्तान के खिलाफ अब गुस्सा नज़र आ रहा है, हमें एक्शन नज़र आ रहा है, उसमें लग ही रहा है कुछ और एलिमेंट्स हैं जो सैबोटेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान के अंदर खराबी पैदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। इस किस्म की इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म के मामलात हो जाएंगे जिससे बहुत सी कुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं। बलूचिस्तान की एक सेपरेट जो वहाँ पे अलहदगी पसंद लगे हुए हैं अपना काम करने, उनके लिए आसानी पैदा होगी। उनका और टीटीपी का नेक्सस भी कहीं कहीं पे हमें नज़र आता है कि वो मिलके भी बहुत सी वारदातें कर रहे हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट इकट्ठा होता है। तो ये बहुत संजीदा मामला और इसमें बहुत ज़रूरी है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको ओन करें। होता ही है पिछले हमने भुट्टो साहब के दौर से देखा जब अजीर हिकमतयार को लाया गया और उसके बाद फिर ज़िया-उल हक के दौर में देखा, पॉलिसी कहीं और बनती है, इम्प्लीमेंटेशन को और करता है, नाकामी की जिम्मेदारी किसी और के खाते चली जाती है। तो इसलिए हमें एज अ नेशन स्टेक होल्डर्स को, पार्लियामेंट उसमें हो, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें हो, सिक्योरिटी इदारे सारे शामिल हों, फिर हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो हमारा सिस्टम है, हमने नेक्टा बनाया ज़रूर हुआ है लेकिन हमारा कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है उसमें। तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम इतनी बड़ी जंग हमने लड़ी है, इनको हमने शिकस्त दी है, तो इनसे मुज़ाकरात हम किस चक्कर में करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। सही बात है। ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हमने मुज़ाकरात के नाम पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम किया कि हमने इतना टाइम उनको दे दिया कि वो फिर रीऑर्गेनाइज हो गए हैं और दोबारा से कर रहे हैं। और अफगानिस्तान को अपनी जिम्मेदारी एज अ स्टेट निभानी चाहिए कि क्योंकि हम पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं, हमने रहना है एक दूसरे के साथ यहाँ पे। तो पुरअमन तरीके से उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। बिल्कुल, ये आपने जो मुज़ाकरात की बात की, इसी को मैं ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगी। जुनैरा साहिबा, पिछली हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, फिर उनको सेटल करवाने की कोशिश की, रिहैबिलिटेशन की बात की, फिर जो मोस्ट वांटेड उनके थे कुछ कारकुन, उनको जेलों से रिहा भी किया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज़ का नतीजा है कि इस वक्त एक बार फिर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और इस वजह से उनको क्योंकि शय मिल गई थी? देखिए, ये 2 decades ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है और अगर 2 decades से ये चल रहा है तो फिर पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आप कैसे डाल सकते हैं सारी बात? ठीक है। There is a continuity behind it since 2001 invasion of Afghanistan by NATO forces and US. उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे हमने उनकी वॉर ऑन टेरर लड़ी। अब इस पे पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी आप डिबेट सुनते रहें वो पॉलिटिकल होंगी, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की जरूरत है। एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था जिसने अपनी शक्ल बदली है इवैक्यूएशन ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान के बाद। वो शक्ल कैसे बदली है कि अगर सिर्फ आइडियोलॉजिकल नोशंस इन्वॉल्व थे इस कॉन्फ्लिक्ट में तो वो तो आपने अचीव कर लिए। आपने अमेरिका को, नेटो को वहां से निकाल दिया, जो आप कहते थे कि दुश्मन को हम वहां से निकालेंगे, आपने वो अचीव कर लिया। आप शरिया लॉ लाना चाहते थे, तालिबान की गवर्नमेंट है, आप इस वक्त सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दोहा एग्रीमेंट में आपने कहा था कि योर सॉइल वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, चाहे वो यूएस हो, उसकी बात करें अब आप। अब अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे सेफ हेवंस हैं टीटीपी के, और आप कभी कहते हैं हम मीडिएशन करा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि वो तो वहाँ है ही नहीं, और कभी आप कहते हैं कि दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज द लिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान कि टीटीपी इज पाकिस्तान्स प्रॉब्लम। तो जब वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इस कॉन्फ्लिक्ट को कैरी ऑन कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से अब ये कन्वर्ट हो गया है इनटू अ प्रॉक्सी, ये एक प्रॉक्सी बनती जा रही है टीटीपी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की। और मुझे हैरत हुई जब अभी इसी साल के शुरू में टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस में यूएस हमें बहुत सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी जो कुछ हमें सुनने को मिल रहा है वो तो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन कह रहे हैं कि अलकायदा का वजूद ही नहीं है अफगानिस्तान में। इन सब डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो चीज़ें अफगानिस्तान में जिस तरीके से पहले देखी जा रही थी अब नहीं देखी जा रही। अब पाकिस्तान इट्स ऑन इट्स ओन, हमें खुद ही इस मसले को हल करना पड़ेगा। ऑपरेशंस में पाकिस्तान आर्मी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सिर्फ ऑपरेशंस काफ़ी नहीं होते। Unfortunate thing is कि negotiation with the terrorist group is not negotiation with the state.
क्योंकि स्टेट ने तो कोई बात की हो, कोई सीज फायर, वो उसको ऑनर करते हैं। ये जो प्रॉक्सीज होते हैं या जो मर्सनरीज होती हैं, इनका कोई वर्ड ऑफ माउथ रिलायबल नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का और हाइब्रिड किस्म का ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है। और आर्म्ड फोर्सेस हमारी इसको समझती भी बहुत अच्छी तरह है, लेकिन इट इज सो कॉम्प्लेक्स बिकॉज अब ये साउथ वर्ड जा रहा है, ये बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर। सो व्हाट वी नीड इज कि इसको इंटरनेशनल फोरम पे बहुत ज़्यादा आप रेज करें, इस पे बात करें कि ये कुछ हो रहा है एंड पाकिस्तान डजंट डिजर्व दिस, कि आप इवैक्यूएट कर गए हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन योर इंटरेस्ट इन द रीजन हैव चेंज्ड, तो आपने हमें आइसोलेशन में छोड़ दिया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। व्हाई? बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट फिर यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये यहाँ से फिर आगे तक जाएगा। सो आई थिंक ये यहाँ फॉरेन ऑफिस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और ग्राउंड पे तो ऑपरेशनल लेवल पे तो हमारा काम चल ही रहा है। ठीक है रियाज साहब, आर्मी चीफ की जानिब से तंबी तो कर दी गई है अफगान हुकूमत को बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बड़े दो टोक अल्फाज में, लेकिन हमें खुद अपने तौर पर क्या करना पड़ेगा? हम रिलाय तो नहीं कर सकते ना उन पर। देखिए यहाँ पे इज़ारा है कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस का और हमारे लिए डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अफ़गानिस्तान वाला मामला अब तक हमसे जो है किसी तौर पे बकौल बहुत से लोगों के कि प्रो पाकिस्तानी हुकूमत एक किस्म की आ गई है, और हम बड़े खुश भी थे जब 2021 में जब वो गए और वो सारा मामला हुआ, तो हमारा ख्याल था कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ये समझते हैं कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे आजकल ये बड़ा वो जो है टर्म चल पड़ी है जी पिछली इस्टेब्लिशमेंट, तो अगर आप पिछली इस्टेब्लिशमेंट पे वो डालेंगे तो बहुत से जो है गोशा नशीनों पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। तो बराए मेहरबानी ये खेल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब खेल रहे हैं, अब जो ज़ाहिर है ताकत वगैरह सब कुछ उनकी तरफ है, तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि अगर पिछली हुकूमत ने ला के बसाया सारा कुछ किया तो उसकी क्या वजह थी। वो ये चाह रहे थे कि ज़ाहिर है उस ज़माने में भी इंसर्जेंसी मिलिटेंसी हर तरफ चल रहा था बलूचिस्तान और ख़ासतौर से जो केपी के बॉर्डर एरियाज़ हैं अफगानिस्तान के साथ, तो वो भी चाह रहे थे कि इस मसले का हल निकले। वो ऐसा तो नहीं था कि बैठे बैठाए सब कुछ ठीक था, उन्होंने सोचा आओ यार हम आपको यहाँ पे बसा लेते हैं, आपके लिए यहाँ पे हम दफातर कायम कर लेते हैं। दर एक मसले का हल वो चाह रहे थे, और वही वाली बात है जैसा जुनारे ने कहा, ये दिहाइयों पे मुहित ये एक मसला है। 2007-8 के लाल मस्जिद के वाक़े के बाद ऑनवर्ड ये सारा चलता रहा, और हमने देखा कि नेक मोहम्मद और वो सारा उसके साथ हमने बहुत सी चीज़ें की, नेगोशिएशन तो तब से चल रही हैं, ठीक है। फिर वो अमेरिका ने मिसाइल मारे और वो ख़त्म हो गए, फिर मुज़ाकरात टूट गए, अभी पिछले साल दिसंबर में जो नवंबर में चीज़ फायर था उनके साथ ख़त्म हो गया। तो ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, और ना इस तरह कुछ होगा कि जी हम उनको कहें कि आप सीधे हो जाएं। जो चोर हो या करप्ट हो हम उसे ये कहें कि यार आप चोरी छोड़ दें वरना, और आगे मैं कुछ ना कहूँ, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के हमें ये तय करना होगा कि अफ़गानिस्तान चाहता क्या है, और वो टीटीपी के मामले में क्यों जो है वो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो अब तक ओवरऑल मेरी जो समझ में आया है, और वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान एक अरसे तक जब से पाकिस्तान अफ़गान वॉर का ये सिलसिला चला, तो हमने ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गए ज़ाहिर है सारे, तो उनको हमने बफर जोन के तौर पे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब ये समहाउ इंडिया ने बात समझा दी है, जो कुछ भी था तालिबान ज़ाहिर है इस जंग का हिस्सा थे, तो पाकिस्तान को भी वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो एक चीज़ उनके समझ में आ गई है कि टीटीपी को मुस्तकिल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के हवाले से हमारा लेवरेज नहीं होगा। तो इस लेवरेज के लिए उन्होंने उसको जिंदा रखा हुआ है, और पाकिस्तान को कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम मना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उन्होंने तो हमें ये उनको समझाना होगा कि आपने ये लेवरेज के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करना, आए मिलकर बैठें और इस मसले का हल निकालें। और इस तरह जो स्टेटमेंट्स यहाँ से जा रही हैं वहाँ से आ रही हैं, इससे तो कम से कम नहीं हल होने वाला। तो बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और इस मसले का हल निकालें, और कम से कम ये ना करें कि उसने ये किया मैंने ये किया। सब बैठें, चाहे वो अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री वगैरह, सब बैठें और इस मसले का एक हल निकालें, और कहें कि हम जो यहाँ डिसाइड करेंगे, चाहे वो ऑपरेशन करना है, चाहे वो मुज़ाकरात करने हैं, चाहे कुछ भी करना है, उसके बाद इस पे बाकायदा जाके पब्लिक में फिर ये नहीं होगी कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और मड स्लिंगिंग होगी। ये तय कर लिया जाए। अब एक तरफ यहाँ मुज़ाकरात करते हैं, अब जब बिलावल साहब थे, जब पिछली गवर्नमेंट में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो बिलावल साहब ये कहते थे जनाब ये देखें मुज़ाकरात दहशत गर्दों के साथ, फिर
हमने देखा फॉरेन ऑफिस में उनके जनाब वो अहबाब आए तो तालिबानी के उनके साथ वॉक करते हुए सारा कुछ नज़र आया। तो इस तरह तो ज़ाहिर है नहीं हो सकता, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। तो हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा एक मसला है कि हम ज़ाती अपनी पसंद नापसंद और सियासी पसंद नापसंद के लिए दूसरों को जो है वो बुरा भला कहते हैं। तो हमारा घर तभी ठीक होगा कि हम दूसरे के मामले में यकजात हों, कम से कम आपस में एक दूसरे की लड़ाइयाँ हों, लेकिन कम से कम दूसरों के मामले में जो हमारे बैरूनी चैलेंजेस हैं उसको हम इस तरह से लें कि हम एक हैं और हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि अगला मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं अगले को बुरा भला कहूँगा। तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाला मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है और सियासी अना और जो है हमारी पॉलिटिकल विल जो है वो इसमें नज़र नहीं आ रही। वो जब आएगी सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, पॉलिसी में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ये उसी वक्त होगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आकर बैठकर बात करेंगे। नाज़रीन, इसका सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका है। कहीं इत्तेहाद टूट रहे हैं तो कहीं नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। नून लीग की बात करें तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी और पंजाब की तमाम कौमी और सूबाई सीटों पर शेर का निशान होगा। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि परवेज़ खटक नून लीग से बैकडोर राब्ते कर रही है और जल्द परवेज़ खटक अपने धड़े के साथ नून लीग में शामिल हो जाएंगे। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। तो पंजाब की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से ज़रा ओवरऑल बात कर लेते हैं हम तजियाकारों से। राव खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बात कर लेते हैं ना, नून लीग की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट वो नहीं करेंगे, इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस फैसले के पीछे एक तो पस मंज़र क्या है, क्या सोच कर उन्होंने ये फैसला लिया और फ़ायदा होगा उनको या नुकसान होगा? देखिए, ये तो बहुत शुरू से ही मालूम था कि जब इलेक्शन होंगे तो पीडीएम एज अलायंस इसमें नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसमें किसी को पॉकेट्स हैं, जो भी पार्टियां उसमें हैं उनकी अपने अपनी पॉकेट्स हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे हिस्सा नहीं है, अगर हम उनको हिस्सा समझ के हम देखें, पीपल्स पार्टी का सिंध का जो कह लें कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें उनका एक इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे उनका वोट बैंक है। जेयूआई का केपी में और बलूचिस्तान की एक पॉकेट्स हैं, वहाँ पे उनका वोट बैंक है। एएनपी का उधर अपना केपी में एक वोट बैंक है। देन पंजाब में नून का वोट बैंक है और बाकी कोई जमात पीटीआई के अलावा नहीं है जिसका वोट बैंक हो। दो जमातें हैं जो पंजाब का वोट बैंक है। जनूबी पंजाब में किसी हद तक पीपल्स पार्टी का कहा जाता है, लेकिन नून क्योंकि वहाँ पे भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा उसने लिया नहीं पिछले 2-3 इलेक्शंस में, तो शायद वो जब लिया था उन्होंने उस वक्त उन्होंने जीती भी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये ख्याल क्या बल्कि यकीन था कि ये लोग नहीं इकट्ठे कभी भी इलेक्शन में जाएंगे और जब इलेक्शन करीब आएंगे तो वो इसको कैंपेन अपनी सेपरेट करेंगे और इलेक्शन भी अलहदा लड़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो आगे आने वाला है, अभी तो हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है, अभी तो जूतियों में दाल बटना शुरू हुई है। इलेक्शन कैंपेन्स इनकी किस किस्म की होगी? आप हमने जो माजी में देखा है जिस किस्म की बातें ये आप स्टेज से करते थे, तो ये लहजा वापस आएगा। अच्छा, ये बड़ा और बड़े ज़ोर शोर से वापस आएगा क्योंकि इनके पास बेचने को कुछ नहीं है और इलेक्शन में कोई ऐसा बयानी नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये इंतखाबात में जाके ये कहें कि हमने ये कमाल कर दिया है। जो सूरत हाल अभी है मुल्क की ओवरऑल, जो हमने आगे शायद डिस्कस भी करनी है इकॉनमी की, तो उसमें इनके पास जो बुनियादी तौर पे है वो या तो 9 मई होगा, जो कि जिस पे ये सारा अपना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को आपस में गालियां दे रहे होंगे और उसी किस्म की तकरीरें हमें सुनने को मिलेंगी। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका जो हल्का असर है पंजाब में, जो नॉर्थ पंजाब हो गया और सेंट्रल पंजाब जो है, उसमें वो जो अपनी सीटें वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पे अगर वो शेयर करते हैं तो फिर वो जीतेंगे कहाँ से? बाकी जगहों पे तो दूसरी पार्टियों के फिर उस पर आ जाता है वो। उनका 1-on-1 अगर पीटीआई के साथ मुकाबला होता है तो फिर उनको कुछ एडवांटेज हो सकता है। अगर वहाँ पे दूसरी जमातें आ जाती है, पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है, जेयूआई का अगर कहीं है इन्फ्लुएंस वो कर देती है, जमात इस्लामी खड़े कर देती है,
इसी तरह से तहरीक लब्बैक अगर वहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े कर देती है तो उनका अपना अपना एक वोट बैंक है जिसका अल्टीमेट फ़ायदा पीटीआई को होगा। अच्छा, और अगर पीटीआई मैदान में हुई तो इनकी आपस में गाली गलोच और शद्दोमत से होगी और ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। जो जिस तरह की गुफ्तगू हम जिस पे बड़ा एतराज़ होता है पीटीआई की ज़ुबान पे, वो भूल जाएंगे लोग के पीटीआई वाले ट्रोलिंग जो करते हैं वो तो बहुत पीछे रह जाएगी। तो ये बिल्कुल था, मुस्लिम लीग नून के लिए ऑप्शन कोई नहीं है कि वो इसके अलावा शायद उनको कुछ यकीन दहानियाँ भी हैं तो कि उनकी कुछ मदद भी हो जाएगी। बदकिस्मती है हमारी अवाम की बजाय हम दूसरी ताकतों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो ये इस तरह से मामला तो चलने नहीं है। बहरहाल कोशिश है कि अगर पीटीआई मैदान में हुई तो ये बहुत दिलचस्प मंजर होगा पंजाब में ख़ास तौर पे। केपी का उस तरह से हम कह नहीं सकते कि वहाँ पे कोई और जमात उतनी ज़ोर शोर से काम करेगी अगर पीटीआई वहाँ पे मौजूद होती है। जी ठीक है। जुनैरा साहिबा, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है नून लीग के अंदर कि वो नई सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोई वजह होगी उनके इस कॉन्फिडेंस की। तो आपको क्या लगता है क्या बयानियाँ वो लेकर जाएंगे जिसकी वजह से वो उन सीटों पर जिन पर खड़े हैं उस पर वोट भी ले सकें? वेल एक्चुअली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को अगर आप पीछे ले जाएं बैक 60s 90s इवन 2000 ऑनवर्ड्स, तो क्योंकि पाकिस्तान में डिलीवरी बेस्ड सिस्टम तो है नहीं कि वाकई कोई गवर्नेंस पे फोकस हो और आप डिलीवर करें बेस पे आप इलेक्शंस में जाएं। तो हमारी सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये बताती है कि हम एक दूसरे को गालियां निकालने में बिलीव करती हैं और वही हमारी कैंपेन होती है। वेरी बट दिस इज द रियलिटी। ऑपोजिशन करना आसान है, हुकूमत करना मुश्किल है। अब जब इतनी सारी पार्टीज ने हुकूमत कर ली है मिलके, उससे पहले उन्होंने शदीद एक ऑपोजिशन का भी रोल प्ले कर दिया। अब उनको आगे के सेटअप में जब तक ये अश्योरेंस नहीं होगी कि आप सबका उतना ही हिस्सा होगा जितना अभी ये 14-15 माह की गवर्नमेंट में था, तब तक वो खामोश होके क्यों बैठेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ऑप्टिक्स के लिए तो कम से कम एक दूसरे को बुरा भला कहना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ रिलीजन कार्ड भी इस्तेमाल होता है, गुड तालिबान बैड तालिबान। कभी तालिबान बहुत हमारे बरादर हो जाते हैं, कभी अफगान पॉलिसी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी गवर्नमेंट में होते हुए वही चीज़ें आपको ठीक लग रही होती हैं, बट वंस यू आर नॉट देयर तो वो आपको लगता है इसी की वजह से सारा मामला ख़राब हुआ है। द थिंग इज़ कि हमारा डिलीवरी बेस्ड सिस्टम नहीं है। हम लोग हमारे सारे स्टेक होल्डर्स पावर ब्रोकरिंग करते हैं और जिस तरफ उनको नज़र आ रहा होता है कि हवा का रुख इस तरफ है, वो उस तरफ हो जाते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। तो जब फॉर्मूला चलता हो, जब माइंड सेट ये हो, तो वो सीट एडजस्टमेंट करें या ना करें, वी ऑल नो कि ग्राउंड पे किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है सेल करने के लिए। नून लीग ने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया जिसकी बेस पे वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे, कैंपेन चलाए। क्या कहेंगे? इनके पास सबके पास सिर्फ एक नारा है और वो है 9 मई। जुनैर साहब, लेकिन IMF वाला आने क्या उनके पास अब नैरेटिव कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया है मुल्क को, IMF की डील लेकर दिखा दी है? अच्छा, आई विश कि एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट ना की होती तो मैं आपकी बात मान लेती। द थिंग इज के उनके ट्वीट से पहले मेरा ये एनालिसिस था कि ये जो 9 months का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, इसमें 3 डिविजन्स हैं। वो डिविजन्स वेरी वेल प्लेस्ड हैं। एक इस गवर्नमेंट को मिल गई, इसको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी दे दी गई, आराम से निकलें और इलेक्शंस में जाएं, आप ये कह सकेंगे कि हमने डील ब्रेक कर ली थी। दूसरी जो किस्त है वो आपके केयर टेकर सेटअप को मिलेगी, और थर्ड अगर केयर टेकर प्रोलॉन्ग कर गया तो उसी को मिलेगी या फिर नई गवर्नमेंट। ठीक है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है पंजाब में मुकाबला होगा किसके दरमियान, पीटीआई और नून लीग? और अगर पीटीआई माइनस हो गई तो फिर क्या आप मंजरनामा देख रहे हैं पंजाब की सियासत का? मैं पंजाब की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जब सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था तो आपने खटक साहब का भी जिक्र किया, तो मैं उसकी कुछ अपडेट दे दूँ कि खटक साहब इस वक्त जो है जो ज़ाहिर है कहीं से जहाँ से भी दबाव ये सिलसिले चल रहे हैं उनसे गिला भी किया है कि आपने अभी तक बड़ी असामियाँ जो है वो मेरी तरफ नहीं लाई, तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई आ भी नहीं रहे, और अभी तक लोग जो है वो पीटीआई और उसके बयानियाँ और उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो रहा है। उनसे गिला भी बाकायदा तौर पर
किया है। और क्योंकि बहुत सी जगहों पे ख़ास तौर से हमने देखा कि अली मोहम्मद ख़ान और इस तरह के जो लोग थे, शरार अफरीदी वगैरह और मर्दान वगैरह से बहुत से MNAs जो हैं, आतिफ खान वगैरह, कोई भी अभी तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि जिसने जो है वो PTI के साथ पार्ट वेज किए हों और सारा कुछ हो। बल्कि एक मीटिंग का मैं हवाला बताता चलूँ कि कुछ हफ्ते कबल जूम मीटिंग KP के तमाम लोगों के साथ हो रही थी, जो साबिक कप्तान है उनकी, तो उसमें जो है बातचीत चल रही थी। तो उसमें कहा गया कि जी खटक साहब आपके बिहाफ पे जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि जी मुझे ये कहा गया है आपकी तरफ से कि आप थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए अलग एक पार्टी सी बना लें, बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम सब जो है वो एक जो है पेज पे आ जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये किसने कहा है? उन्होंने कहा जी खटक साहब ने कहा है। तो उन्होंने उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन रात को ही नोटिफिकेशन हो गया, खटक साहब को पार्टी से जो है वो एक किस्म का बरतरफ कर दिया गया। तो ज़ाहिर अंधेरे में रखा हुआ। तो खटक साहब इस वक्त KP में, आपने कहा कि राब्ते हो रहे हैं सारा कुछ, तो KP में अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, किसके साथ लेकर वो चलना है, लोगों को कन्विंस नहीं वो कर पा रहे। और KP में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा उनके हक़ में नहीं है। अब आते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब में भी ये सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ अर्सा पहले बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक बात की, और उनका ये कहना था कि जब इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट और उसकी बात हुई PDM की पंजाब वगैरह में, उनका जी PDM जो है वो कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं रहा। और ये बड़ी मानी खेद और बड़ा सियासी किस्म का बयान था। और उससे हमने देखा ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि नून लीग का बयान भी आ गया कि जी हम जो है वो अलहदा अपना तौर पे लड़ेंगे, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट ये सारा कुछ नहीं करेंगे। IPP जो उनकी जहांगीर तरीन साहब की है, उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी जो है उन्होंने जो है वो कुछ 30 सीटों का मुतालबा किया पंजाब से नून लीग वालों से। उन्होंने कहा कि जी हमें 30 सीटें, उन्होंने कहा जी हम आपको 4-5 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो IPP में जो लोग गए हैं वो भी परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रही। नून लीग की गवर्नमेंट, नून लीग वाले जो हैं उनकी पार्टी, वो भी परेशान है कि उनको क्लियर, जो उनका ये ख्याल था कि PTI टूट फूट का शिकार हो जाएगी तो सारे लोग 90% जो है पंजाब जो है उनके हाथ में आ जाएगा और कुछ ना कुछ IPP और आगे पीछे हो जाएंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में पूरी एक्टिव नज़र आ रही है। तो IPP, पीपल्स पार्टी और नून लीग और समहाउ अगर PTI का वो बनता है तो ये 4 एक किस्म के पार्टनर्स हैं इस वक्त। और ये पूरा पंजाब का वो है, क्योंकि उनके बकौल ज़ाहिर है पाकिस्तान में मशहूर भी है कि अगर आपके पास पंजाब आ गया तो आपके पास फेडरल आ गया। तो इस वक्त लड़ाई जो है वो तख्त इस्लामाबाद की हो रही है, लेकिन उससे पहले तख्त लाहौर के लिए तगोदो जारी है और किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि करना क्या है, क्योंकि एक बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन साबिक कप्तान के हवाले से बातें चल रही हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होता मामला, तब तक जो है कुछ भी कहना काबिल वक्त है। और हुकूमत इस वक्त वज़रा सब कुछ जो है वो सब तमाम पार्टियां सब कन्फ्यूजन का शिकार हैं, चाहे वो KP में है चाहे वो पंजाब में, हर तरफ तो सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं है। और बहुत कम लोगों को इसका पता है कि असल में हो क्या रहा है और आगे क्या होना है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। IMF मुआहिदा होने के बाद जहां मईशत को वक्ती तौर पर सहारा मिला है, वहीं कुछ अरसे से IMF और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का जो फुकदान नज़र आ रहा था वो भी अब दूर होता नज़र आ रहा है। MD IMF और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने $3 अरब का बेल आउट पैकेज देने पर शुक्रिया अदा किया है और ये यकीन भी दिलाया है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी गुफ्तगू में MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद इस्तवार हो चुका है, तो यकीन है कि शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। अपने तजज़ियाकारों से ही जानते हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद की बहाली मुल्की मईशत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। राव खालिद साहब, एतमाद तो चले हो गया बहाल, मईशत कब बहाल होगी? हमने देखा कि जब ये मुआहिदा हुआ तो उसके बाद डॉलर वक्ती तौर पर कुछ गिरा, मगर अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि रुपए की गिरावट का आगाज़ हो चुका है। बुनियादी बात जो इसमें है वो ये है कि IMF कितना एतमाद करता है या नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। हम उसके एतमाद पे कितना पूरा उतर रहे हैं। हाँ। वो जिन शराइत पे हम देखते हैं कि 23 प्रोग्राम हमने लिए और उनमें सब हमने नामुकम्मल छोड़े, कोई एक प्रोग्राम भी हमने कंप्लीट नहीं किया। ये आखिरी प्रोग्राम भी हमने नामुकम्मल छोड़ा और भी स्टैंड बाई अरेंजमेंट हमने किया। तो हम उनके एतमाद पे 22-23 दफ़ा अगर पूरे नहीं उतरे तो उनको भी पता है इन्होंने 24वीं दफ़ा भी हमारे एतमाद पे पूरा नहीं उतरना। इसलिए वो जो अभी की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं और जो उस पर प्रेशर है वो इसी वजह से है
कि खुदा के बंदो अपना ख्याल करो, हमारा ना करो, हमारा पैसा डूबता है डूब जाए, आप तो अपने मुल्क को बचाओ, आप तो अपने मामला ठीक करो, आप अपनी पॉलिसीज़ जो है वो सस्टेनेबल बनाओ, लॉन्ग टर्म बनाओ और उनको में कंटिन्यूटी लेके आओ, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आपकी है उसको आप ठीक करो। आपके जो इंस्टेबिलिटी आपने क्रिएट की हुई है बुनियादी तौर पे, उसमें किसी का हाथ नहीं है। सिर्फ एक एक्शन जो 2022 का था अप्रैल का, उसकी वजह से आपके यहाँ कोई ऐसा मुआशी आपने गलत कदम नहीं उठाया, कोई और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से, अदम एतमाद की वजह से आपके मुल्क के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है कि आप आज इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप हर चीज़ की प्राइसेस आपको दुगनी करनी पड़ रही हैं, जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ जो हैं सारी, गैस हो, बिजली हो, और इन्फ्लेशन आपकी कहाँ पहुँच गई है। दुनिया में ट्रेंड नीचे जा रहा है। अमेरिका की मैं इन्फ्लेशन देख रहा था, वो कहते कि वो उनके पहली दफ़ा उनकी रिसीड होनी शुरू हुई है इन्फ्लेशन, मैक्सिमम से वो नीचे जाना शुरू हो गई है इन्फ्लेशन। बाकी मुल्कों में भी इसी तरह से हो रहा है, चाइना का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे जा रही है ऊपर रॉकेट की तरह, वो इन्फ्लेशन नीचे आने का नाम नहीं ले रही। कोई गवर्नमेंट का हमें कोई कहीं रोल नज़र नहीं आता, गवर्नमेंट का कंट्रोल नज़र नहीं आता। इस तरह डॉलर ने ऑब्वियसली उसमें बड़ा बड़ा रोल प्ले किया डॉलर में, और डॉलर को अगर आज़ाद छोड़ा जाता तो मेरा ख्याल है वो स्टेबल भी रहता और एक ख़ास उसकी प्राइस रहती। हमारे यहाँ तो डॉलर पे पूरी गेम की गई है, डॉलर की प्राइसेस को ऊपर नीचे करके जो डॉलर का बिज़नेस करते हैं, जिसमें मुबैना तौर पे डार साहब को कहा जाता है कि वो सर फहरिस्त हैं। अगर आपको याद हो 2008 में ये वज़ीर ख़जाना बने थे, इन्होंने बनते ही एक बयान दिया था जिससे डॉलर शूट कर गया था, और उसकी वजह से काफ़ी पीपल्स पार्टी नाराज़ भी हुई थी उनसे, और 1-2 महीने में इनका इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया था। तो वो तो इस किस्म के कार्रवाइयों में काफ़ी उनके बारे में यानी शक किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं मुलव्वस होते हैं। तो बुनियादी मसला ये है कि हम अपने साथ क्या करना चाहते हैं। IMF जो भी करना चाहता है, हमारे साथ अच्छा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, हमें घेरना चाहता है, हमारे मिसाइल की रेंज कम कराना चाहता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे कुछ कराना चाहता है, जो हम इल्ज़ाम लगाते रहते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। हम ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, वो हम नहीं कर रहे, और ना कोई करने की नीयत है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह यकीन दहानी करा सकते हैं? अभी 1 महीने के बाद तो वो नहीं होंगे ये मंजर पे एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट इसको कराना है और कौन इसको इम्प्लीमेंट कराएगा, उनका जो भी कंडीशनैलिटीज़ हैं। तो मसला ये है कि हम ऐसे ही बड़के लगा के, झूठ बोल के, चक्कर दे के हम वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, संजीदगी से इन मामलात को नहीं देखते। राव खालिद साहब, वो तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है शहबाज शरीफ साहब ने कि निगरान हुकूमत इसको सस्टेन करेगी, तमाम तर पॉलिसी जो डिसाइड हुई हैं उस पर अमल दरामद होगा। अभी तो पता ही नहीं ना निगरान हुकूमत कौन सी होगी और कौन बनाएगा, किसका कैंडिडेट आएगा और कितने अरसे के लिए होगी। ये भी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि क्या वाकई अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बातें सुनते हैं और जो उनका कहते हैं, वो खुद इतने यानी मुबहम अंदाज में बात करते हैं, तो उसमें आप तो यकीन ही नहीं कर सकते कि क्या 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, या असेंबली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अभी तो आपको कोई कह रहा है जी मार्च तक चले जाएगी, कोई कह रहा है जी 2 साल का सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हमारा जो तजर्बा है हमारे सामने मौजूद है KP और पंजाब असेंबली का, उसके बाद ये शक करना बजा है कि यहाँ पे भी वही गेम ना हो जो KP और पंजाब में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, पूरा जोर लगा दिया गया, लेकिन इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने एक नया जो उसमें एक जो दी है बेस लाइन साफ और शफाफ की, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती पाकिस्तान में, तो इसका मतलब इलेक्शन तो कभी नहीं होंगे फिर। बिल्कुल, तो ये बड़ी मुहिम सी बात है। मुझे इजाज़त दी जुनैरा साहब की तरफ, जुनैरा साहिबा की तरफ जाना है। जुनैरा साहिबा, अब इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ चुके हैं, 50 रुपये फ़ी यूनिट पर आ चुकी है। ऐसे में जो IMF की शराइत हैं, फिर उनकी जो उम्मीदें हैं, हम कैसे पूरे उतरेंगे उसके ऊपर, स्टेबलाइज होगी कैसे इकोनॉमी? IMF तो कुछ ऐसा नया नहीं कह रहा, जो वो पहले इतने अरसे से, इतने 1950s से जो हम उनके साथ उनके क्लाइंट हैं, वो तब वही कहते थे और आज भी वो यही कह रहे हैं, और वो बातें सारे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। टैक्स बेस अपनी ब्रॉड करें, आप लोग ये जो सब्सिडीज देते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करते हैं, ये करें, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को सेकेंडरी करें एंड गुड ऑफ द पीपल, मैक्रो इकोनॉमी को देखें।
ये तो मतलब अब हर लेमैन को पता है कि असल में प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की. What we lack is the will to deliver it. Nobody wants to deliver it क्योंकि हमारा सिस्टम पीपल सेंट्रिक रहा नहीं है. ये है हकीकत. अगर पीपल सेंट्रिक सिस्टम होता तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बाईपास ना होता. ये हो ही नहीं सकता था कि इलेक्शंस की डेट हो और इलेक्शंस ना हो. ये भी नहीं हो सकता था कि दो गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, उनके पास कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है, बट दे आर गवर्निंग 2 प्रोविंसेस, पंजाब एंड केपी. तो अब ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो गई हैं कि फ्रॉम हेयर ऑन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भी आए, चाहे वो जमहूरी तरीके से आए या जैसे भी आए, वो कम से कम आम आदमी का तो सोचे. और दूसरा ये जहन में रखें, हम बिल्कुल लेंडर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा चुके हैं. हमारा अपना इस वक्त जीरो हो चुका है. ब्रेन ड्रेन कितना पीक पे है और हाईली स्किल्ड एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर लिविंग द कंट्री. तो जो पीछे रह जाएंगे उनको आपने एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, और वो एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ जनरेट की है अगर फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं. लोड शेडिंग जब से पैदा हुए हैं तब से थी, आज भी है. बारिशों के बाद लाइट जाना और पानी खड़ा होना हम जब से पैदा हुए पाकिस्तान में ये मसाइल देख रहे हैं, वो आज भी है. तो has changed. अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इसका सिर्फ एक आंसर है, द पॉलिटिकल विल इज नॉट देयर. तो अब तो ये चीज़ों में शर्म इतनी ख़त्म हो गई है. पहले हमें पता होता था कि चीज़ें ब्रेक थ्रू बैकग्राउंड में हो रही हैं, पावर ब्रोकरिंग हो रही है. अब तो सरेआम टॉक शोज में बैठ के लोग कह रहे हैं कि निगरान सेटअप में 3 लोग हमारे होंगे, 4 लोग उनके होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. कोटा सिस्टम शुरू हो चुका है निगरान सेटअप में भी. मेरा ख्याल है कि फिर प्रॉपर्ली डिवाइड कर लें आपस में मुल्क को, जिसको जो हिस्सा चाहिए वो ले ले, लेकिन प्लीज लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दें. सही बात है. दैट इज द रिक्वेस्ट वी कैन मेक नाउ. और जहां रहेगी IMF की बात, IMF के पास यूके जैसे लोग भी गए हैं. एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम्स के बाद उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया इकोनॉमी को और अपने पैरों पर खड़े हो गए. तो अगर हम 22वें और 23वें प्रोग्राम के बाद भी डिफॉल्ट का मंत्रा सुन रहे हैं और गुजरा से सुन रहे हैं, तो फिर आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. रियाज साहब, नए पैसे कहाँ से जनरेट करने ये हमें पता नहीं है. क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रही है इस वक्त नून लीग के, हमने IMF के साथ एतमाद बहाल कर लिया है, आपको लगता है वाकई क्रेडिट जाता है? शहबाज शरीफ को दे देना चाहिए हमें क्रेडिट. देखिए, अब ये इधर एक लंबी बहस है और इस पे पूरा हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले सेकंड में बात की, उस जुनेरा ने भी यही बात की कि चाहे वो मिलिटेंसी वाला मामला है, चाहे वो ये वाला मामला है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है. अब अंदाज़ा लगाएं कि जब आपने पैसों का जिक्र किया, पैसे कहाँ से आएंगे, तो इस हुकूमत ने आम जो सैलरीड क्लास था उस पर मज़ीद टैक्स लगा दिया है. चाहे वो नीचे से शुरू होते हैं 1-2 लाख से ऑनवर्ड जो सारे हैं, उनको उन्होंने रगड़ दिया, मज़ीद उस पर टैक्स हैं. लेकिन जो ताजर बरादरी है, जो इनका वोटर है खासतौर से नून लीग का, उनको जो है वो खुली चीट दे दी और 1000 स्क्वायर फीट की जो दुकान हुआ करती थी जिस पे पिछली हुकूमत ने टैक्स लगाया था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया. फिक्स टैक्स जो है वो इन्होंने कर दिया है. तो जो पॉलिटिकल विल है वो जब तक नहीं होगी, ये सारी बातें हैं, हमारे पास उधार पैसा आता रहेगा. 23 प्रोग्राम्स हमने किए, एक प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से सक्सेसफुल था, उसमें भी सारे हमने गोल्स मीट नहीं किए थे. तो जो IMF हमें बता रहा है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हमें कोई कुफरिया बातें बता रहा है कि अगर हम करते हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा. डेट सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हमने करनी है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने करनी है. इसमें हमने कमीशन बनाया, अशफाक तोला वाला कमीशन जो हमारे सामने है, उसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिकमेंडेशंस हैं. उस पर देखा जाए तो उसमें से किसी एक आध को भी आपने कम से कम हाथ नहीं लगाया इस बजट में. तो हमें तो कोई विल नज़र नहीं आती. वो पॉलिटिकल विल कह लें या दूसरी जितनी भी विल उसमें शामिल कर लें, तो कम से कम इनकी ना नीयत नज़र आती है, ना इनका किसी किस्म का कोई इरादा है. और इज़हार इनका था कि हमने अगस्त में जब डिज़ोल्व हो जाएंगी असम्बली, उसके बाद हमने जाना है 2 महीने, अब देखते हैं कब वो करते हैं, 2 से 3 महीने के टाइम है इलेक्शंस का, तो वो लोगों के जहनों से निकल जाएगा. अब हम देखें कि जब बिजली के टैरिफ इन्होंने बढ़ाए हैं तो इंडस्ट्री जो बोझ आएगा, आम आदमी की जो लाइवलीहुड है, जो रोज़ाना के जो मामलात हैं, वो बजट कट करेंगे, दूसरे मामले इस पर असर आएगा.
जाएगा। 4.96 बहुत बड़ा बेस जो है इन्होंने ये बढ़ाया है। ये 50 रुपये तक पहुंच जाएगा FED अगर इसमें आप डालते हैं। फिर इसके अलावा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और इसके अलावा बहुत सी जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं सारी कुछ, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसको कम से कम एड्रेस कैसे करना है, वही वाली बात है। पैसे कहाँ से आएंगे इसके बारे में हमने तमाम चीज़ों के बारे में सोच लिया है, पैसे खर्च करने के बारे में सोच लिया है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम ये पैसे हमारे पास कहाँ आएंगे। तो एक्सपेंडिचर्स का और रेवेन्यू का जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पेंशन वाले मामले के बारे में हमें पता नहीं है कि इसको कैसे एड्रेस करना है, और सिर्फ ये हमने कर दिया कि एक अच्छी बात है कि जी 2-2 पेंशन जो लेते थे वो एक पेंशन लेंगे, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो रिफॉर्म्स है 800 बिलियन से प्लस हमारे पास पेंशन का बिल जा रहा है, तो उसको कैसे एड्रेस करना है, इसका जवाब ना डार साहब दे रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। तो क्रेडिट देने से अगर आप उधार आप ले लेते हैं, एक बंदे से जो है वो 1 अरब मिल गए, आपको 2 अरब मिल गए सऊदी अरब से, और UAE से 1 अरब डॉलर मिल गए, तो फाइन आपको एक ब्रीदर तो मिल गया है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मिल गया है। इन द लॉन्ग रन क्या करना है, अब ये नई जो गवर्नमेंट आएगी, जो इंटरनल सेटअप आएगा, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। और उसके बाद अगर नई गवर्नमेंट आती है इन द अक्टूबर के बाद जब इंतखाबात होते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन सारे मामलात को वो कैसे करेंगे। नई हुकूमत है, उन्होंने वादे वही लोगों से किए होंगे, तो पॉलिटिकली तो ये शैटर्ड हैं, पॉलिटिकल विल तो इनके पास है नहीं, तो पता नहीं ये मामलात कैसे होंगे। और मुझे तो कम से कम समझ नहीं आ रही कि क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए या नहीं। मुझे तो लेकिन देखिए ना, तिजारती खसारा कम करने हैं, फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अप टू द मार्क है इस टास्क को टेकअप करने के लिए भी? आखिरी 2 मिनट है। इसकी सादा सी मिसाल मैं बिल्कुल आखिरी 2 मिनट में सादा सी मिसाल आपको इसकी दे दूं कि तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने कुछ 2.5 लाख टन चीनी, कि जी मुल्क में चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत से पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं, इस वक्त वो गवर्नमेंट में भी मौजूद हैं, इत्तेहादी भी हैं और आगे पीछे पार्टियों में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा जी चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हमें बाहर भेजने दें। 2.5 लाख टन ECC ने अप्रूवल दी, 2.5 लाख टन जो चीनी है वो बाहर चलेगी। अभी 115 और 20 की चीनी मिल रही थी, अब 140 और 50 तक चलेगी। आटा जो है मुल्क में, आटे की अभी रिसेंटली जो है वो फसल कटी है सारा कुछ, और आटा जो है मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाएं, ये तो इनके हालात है। अब क्या होगा 2-3 महीने बाद जो इंटर्न सेटअप आएगा, पता चले हमें चीनी दोबारा बाहर से जो है वो मंगवानी पड़े, इसी तरह गंदम भी वापस मंगवानी पड़े। तो ये एक छोटा सा 1-2 मिसालें हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपने बात की कि ये कैसे कर सकते हैं। ये तो इनके हालात हैं, दे आर डूइंग दिस विलफुली ऑन पर्पज़। और अपने जो बिलियनियर्स हैं आगे पीछे जो इनके ATMs कह लें, तो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की जब आप उसकी कीमतें बढ़ा देंगे बिजली वगैरह की, तो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस आपकी मुतासर होगी। एक्सपोर्ट आप कहाँ से बढ़ाएंगे? पहले ही पिछे पड़े, आपके एक्सपोर्ट पहले नीचे जा रही है, तो आप किस तरह से उसको बढ़ाएंगे? तो ये बहुत से मसाइल हैं जो पैदा हुए हैं, बजाय इसके कि उनको ख़त्म किया जाता जिससे आपके मामलात बेहतर होते। तो ये मेरा नहीं ख्याल सही सिमत में हम जा रहे हैं। अभी तक आगे दुआ की जा सकती है कि हम हो जाएं, सिम ठीक कर लें अपनी। बिल्कुल जी, कोई प्लान नज़र नहीं आता। दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है, और अब इस हुकूमत के पास क्या दवा है इन तमाम मामलात के इलाज के लिए, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।